लेक्चर 3 का ही पार्ट है। जब मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था व्हाट आई मीन बाय एलोकेशन, व्हाट आई मीन बाय अपोर्शनमेंट, सब बताया था। फिर मैंने जब अपोर्शनमेंट बताया उस समय आपको बताया कि देयर आर सम बेसिस, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आपको कई बार पता ही नहीं चलेगा कि ये कॉमन कॉज कैसे डिवाइड करनी है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बिकॉज सब मीटर्स नहीं लगाए, आपको सुपरवाइजर नहीं पता कौन किसका है, कॉमन हो रहा है सब कुछ। अच्छा, जब कॉमन हो रहा है तो आपको अपना माइंड यूज करना है और कुछ बेसिस के बेसिस पे डिवाइड करना है, अपोर्शन करना है, उसके बाद ही तो एक्यूरेट कॉस्ट आएगी। आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, मैं आपको कुछ नई चीज नहीं बताने वाला। मैंने जैसे कहा, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 3। I will be telling you that how we can allocate, how we can apportion, and how we can use the basis for apportionment. आज का ये जो लेक्चर अगर आपने ध्यान से आने वाले 5-6 मिनट देख लिया ना, तो लेक्चर छोटा सा है क्योंकि लॉजिक तो कुछ बताना नहीं है, लॉजिक तो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिए। बस हम एक केस स्टडी को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। भाग मिल्का भाग, भूत प्रेत जब सो रहे होंगे तो क्या करोगे? अरे हवन करेंगे, अरे हवन करेंगे। आइए लेक्चर जल्दी से अपने सामने रजिस्टर ओपन कीजिए। बेटे, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू द बेसिक दो बातें मैंने बताई थी। एक मैंने कहा था एलोकेशन एक कंसेप्ट है और एक कंसेप्ट का नाम है अपोर्शनमेंट। एलोकेशन एक चीज है, अपोर्शनमेंट एक चीज है। आप एलोकेशन और अपोर्शनमेंट दोनों करोगे तो जाकर कहीं कॉस्ट कैलकुलेट कर पाओगे, ओवरहेड की कॉस्ट कैलकुलेट हो पाएगी। बट अपोर्शनमेंट के समय, डिवीजन के समय आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और वो जुगाड़ कैसे होगा बेटे? एक बेसिस से। अब वो बेसिस फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। कई बार तो आपको एकदम माइंड में स्ट्राइक करेगा कि ये वाला खर्चा इस तरह से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन कई बार वो जान के कुछ ऐसे बेसिस दे देंगे जो आपको लगेगा इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। तो बेटे, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक केस स्टडी को बेटे हम डिस्कस करेंगे। और आप सबको कसम है, अगर आपने ये केस स्टडी नहीं लिखी बेटे, लिखनी है, फिर हमने सॉल्व करनी है। आप और मैं साथ साथ सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर बाहर निकाल लेंगे। हेडिंग लिख रहे हैं, फाइंड आउट इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। मैंने अभी आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी की बात नहीं की, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। आराम से बेटे, मैंने आपको ये क्वेश्चन ही है बेटा। एक बच्चा घबरा गया, वो तो नींद में था। एक बच्चा लेट के पढ़ रहा था, उसके तो कान पे थप्पड़ मारूंगा। बेटे, ये क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि भाई 3 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 3 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, और बेटे 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। आराम से, there are 3 production departments and 2 service departments. I think you are now aware of what I mean by production and what I mean by service. My step number 1 is I have to firstly allocate and apportion the cost, the indirect cost which is incurred in common. You know, if it is not common, then I could have done easily allocation, and if it is common, I could have divided it. I will divide it. So the point is I have to do either allocation or I have to do apportionment. तो मैंने लिखा direct material का मतलब आपको पता है, डायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री में तो डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 3000 रुपये, डॉलर समझ लें, येन समझ लें। सर्विस डिपार्टमेंट 1 में 1500 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 में 1000। अच्छा, आपको मैं बता दूं, वैसे सर्विस डिपार्टमेंट की जितनी भी कॉस्ट होगी,
चाहे वो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, होती तो इनडायरेक्ट ही है। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन कॉमन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कॉमन है, वेयर हाउस का काम कॉमन है, बॉयलर हाउस का काम कॉमन है, पंप रूम का काम कॉमन है। तो आप भले उसका नाम डायरेक्ट बोल दें, बट जो भी कुछ सर्विस डिपार्टमेंट में इनकर होता है वो सारा ही इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है हम कॉमन डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर 7,000, 6,000, 5,000। सर्विस डिपार्टमेंट 1 में डायरेक्ट लेबर 1,000 और 1,000, 1,500 और 1,000। इसका मतलब आपको खर्चे बताए जा रहे हैं कि भैया इस डिपार्टमेंट में इतना खर्चा है, उसका नाम बताया जा रहा है, खर्चों की लिस्ट दी जाएगी, फिर कुछ बेसिस की लिस्ट दी जाएगी, आपको कुछ खर्चे उस बेसिस के बेसिस पे डिवाइड करने हैं। इसीलिए तो आज का लेक्चर 3A है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब बेटा ये खर्चा नहीं है, आपको एक इंफॉर्मेशन मुहैया करा रहे हैं। वी आर गिविंग यू एन इंफॉर्मेशन दैट 200 employees are there in production department 1 and there are 150 employees in production department 2, there are 150 employees in production department 3 and there are 50 employees in service department 1 and 50 employees in service department 2। आराम से एक बच्चा कहता है इसका बेटा ये बेस है, अभी बड़ी सारी कॉस्ट आपको दी जाएंगी जो कॉमन होंगी, वो आपको डिवाइड करनी पड़ेंगी। ये तो आपने डायरेक्टली एलोकेट कर दिया कि भाई 3,000 का कॉस्ट इसका है, 2,500 का इसका है। जब आपको डायरेक्टली पता है तब तो आप उठाएंगे, उसके सामने पटक देंगे। एलोकेशन इज डायरेक्टली उठाना एंड पटकना। Apportionment is not directly uthana, because I am not aware that how much is incurred for that, and that has to be divided. For that I have to take care of basis. So it may be used as a basis। number of employees का direct use नहीं है, लेकिन ये कहीं मदद कर सकता है। ठीक है सर। इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स, अच्छा आपको पता ही है कि पावर की जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो किलोवाट आवर्स पे चलती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट दी हुई है किलोवाट आवर्स। लाइट पॉइंट्स, बेटा ये जो पंखे हैं, ये बिजली है, एलईडी लाइट्स हैं, मोबाइल चार्जर्स हैं, जो सॉकेट्स लगी हैं, इसको लाइट पॉइंट्स बोलते हैं। ये जनरली क्या होता है, लाइट पॉइंट्स जो होते हैं बेटे, अब ये बेसिस हो सकता है किसी का, हम देखेंगे। एक्चुअली में खर्चा नहीं है, ये तो खाली आपको खर्चा डिवाइड करने के लिए, मदद के लिए सहायक है। इट विल बी हेल्पिंग यू इन डिवाइडिंग दैट कॉस्ट। एसेट वैल्यूज 5 lakhs, 50,000, 30,000। It means in production department 1 we are using a machinery whose value is 50,000 rupees, whose value is 30,000 rupees, because depreciation is always related on asset value। आपको पता ही है कि depreciation जो तोड़ फोड़, wear tear, depreciation, obsolescence, decrease in the value, ये जनरली एसेट की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो क्या पता डेप्रिसिएशन आगे दिया हो, फिर हमें इस वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। एरिया ऑक्यूपाइड, क्या पता रेंट दिया हो, क्योंकि आप रेंट जो है एरिया ऑक्यूपाइड पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्क्वायर यार्ड्स में हो सकता है, स्क्वायर फीट्स में होता है, कनाल्स में हो सकता है। हमें घबराना नहीं है यार। एक बच्चा कहता सर ये लिखना था, लिख लो यार। मैं तो कह ही रहा हूँ लिखना, आप लिख लो ना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको यार। मैं सारे एग्जाम्पल, सारी बातें एक्सप्लेन, अभी तो क्वेश्चन ही बता रहा हूँ यार, आंसर तो शुरू ही नहीं हुआ। बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज कि आपको क्लियर कर दूं अपॉर्चमेंट का मतलब है क्या। तो लिखें जी, लिख लें बेटा, लिख लें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 4 ऐसी लाइंस बनाएं जैसे मैंने बनाई है। पूरे पेज को 5-6 हिस्सों में डिवाइड करें, ऐसे लिखना है बेटे। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट्स, एसेट वैल्यू, एरिया ऑक्यूपाइड, आराम से। अब देखो उसने अब खर्चे देने शुरू कर दिए। वो अब आपको बताएगा कि ये कॉस्ट हमने कॉमन इनकर की है और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, डिवाइड करने के लिए, बिकॉज एलोकेट तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के लिए कितनी है, 2, तो हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एंड फॉर जुगाड़ आई हैव टू यूज द बेसिस। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ अदर एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज, लिखा हुआ उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। स्टोर्स ओवरहेड, बेटा छोटा मोटा जो होता है ना, जैसे मैंने लीवाइस जीन्स में बताया था, धागा थ्रेड यूज करना है ना, लुब्रिकेंट यूज करना। तो स्टोर ओवरहेड, मटेरियल, जनरली मटेरियल होता है जो स्टोर्स में हम ओवरहेड्स यूज करते हैं। पावर, बेटे अब जनरली इलेक्ट्रिसिटी की पावर की कॉस्ट आ गई 1,500 रुपये।
लाइटनिंग 200 रुपीज। लेबर वेलफेयर, बेटा ये लेबर वेलफेयर है। कई बार क्या होता है, हम लेबर्स के लिए चाय मंगाते हैं, समोसा मंगाते हैं, उनको कुछ स्नैक्स देते हैं, है ना, तो लेबर के वेलफेयर के लिए 3,000 रुपये खर्च हुए। अच्छा, डेप्रिसिएशन, आपको मैंने अभी कहा था एसेट की वैल्यू हम यूज जनरली करते हैं डेप्रिसिएशन में, तो कहते हैं जी टोटल डेप्रिसिएशन का खर्चा 6,000 रुपये का, टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा 1,200 रुपये का है, टोटल जनरल ओवर्स का खर्चा 10,000 रुपये का है, टोटल रेंट एंड टैक्सेस 600 रुपये का है। आई थिंक आप लिख रहे हैं, मेरे को, मुझे खुशी मिलेगी यार, मुझे खुशी दो, मुझे खून दो, कमर सीधी करके बैठो। अदर एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज: स्टोर्स ओवरहेड, पावर, लाइटनिंग, लेबर वेलफेयर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जनरल ओवरहेड्स, रेंट एंड टैक्सेस। आपको ये खर्चे दिए हुए हैं, आप बताओ सारे के सारे खर्चे, आपने इनका नाम सुना हुआ है ना? ऑल आर इनडायरेक्ट because they are not incurred for a particular cost center or for a particular product. They are incurred in common for all the 5 departments. There are 3 production departments and 2 service departments. ये पांचों के लिए हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान से इनको डिवाइड करना है। ठीक है सर, ओके। अच्छा, आप लास्ट में कह रहा है जब आप सारा कुछ कर लोगे तो रिपेयर मेंटेनेंस का जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका खर्चा आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4:3:3 की रेशियो में बांट देना। ठीक है सर। और वेयर हाउस का खर्चा 7:6:5 की रेशियो में बांट देना। ठीक है सर, बांट देंगे। बेटा मेरी मानो ना, तो अभी आप लिखना कुछ मत, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको पहले ऐसे कॉलम्स बना लेने हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, अच्छा पहला कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, ठीक है जी। दूसरा बनाएंगे बेसिस का, फिर बनाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का। बट बड़ा सीरियसली होकर आने वाले 3-4 मिनट भी आपने ध्यान दे दिया ना, तो यू विल बी गेटिंग द लॉजिक्स दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चनमेंट, हाउ वी कैन यूज द बेसिस, हाउ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी अ बेसिस, हाउ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी अ बेसिस, हाउ वी हैव टू डिफाइन इट। तो प्लीज प्रिपेयर दिस टेबल। मैंने कहा पहला हो गया जी पर्टिकुलर्स का, दूसरा हो गया बेसिस का, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, और वेयर हाउस का। मैं नीचे आ गया। मुझे अब क्या करना है कि जो भी कॉस्ट दी हुई थी दैट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो डायरेक्ट मटेरियल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ये जो डायरेक्ट लेबर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की 1 की, 2 की, 3 की, बेटे ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है पहले ओवरहेड्स निकालो बेटे। Direct cost of the production department, no doubt we can directly allocate it while calculating the cost, because in the question I am given with that I have to calculate the indirect cost. So firstly I am putting my emphasis on the indirect cost. मैं सबसे पहले indirect cost पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट पे आपको क्या बताना चाहता हूँ कि भाई मटेरियल जो इनकर हुआ, जो मटेरियल आपने किया किसमें, सर्विस डिपार्टमेंट 1 में और सर्विस डिपार्टमेंट 2 में। बेटे वो सर्विस डिपार्टमेंट 1 के लिए डायरेक्ट हो सकता है, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वो इनडायरेक्ट ही है, क्योंकि वो कॉमन में इनकर हुआ है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप इस तरफ से देखेंगे ग्लास को तो आधा भरा हुआ है क्योंकि उसमें पानी है आधा, दूसरा बच्चा कहता है आधा खाली है, तीसरा कहता है पूरा ही भरा हुआ है, आधे में पानी है और आधे में हवा है। It means we have to see that from which point of view you are watching that. You are getting a point. तो मैं अगर इसको if I watch it from service department point of view, no doubt it is a direct cost. But at the end I have to add it and I have to divide it among production departments. You are getting a point. So in this case, this is an indirect cost. तो direct material जो service department 1 में, direct labor जो service department 1 में, डायरेक्ट मटेरियल जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 में, डायरेक्ट लेबर जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 में इनकर हुई है, बेटे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए। और मुझे लास्ट में इस सारी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना है, इसलिए मैं इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट मानूंगा। तो मैं आपके सामने जो टेबल बना रहा हूं, मैंने जान के ना ऊपर लिखा डायरेक्ट मटेरियल 1000,
डायरेक्ट लेबर 1500 फॉर सर्विस डिपार्टमेंट 1, आप चेक कर लीजिए। ये तो मैंने एलोकेट किया बेटे, क्योंकि मुझे पता है उसके लिए इतने, उसके लिए इतना है, तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही मैंने $1000, 1000 रुपये कह दीजिए, 1800 रुपये कह दीजिए लेबर के और मटेरियल के सर्विस डिपार्टमेंट 1 और 2 के लिए इनकर किए, तो मैंने डायरेक्टली एलोकेट कर दिया। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा जी, अब बेटे पहला जो खर्चा है ना वो स्टोर्स ओवरहेड का है, 400 रुपये खर्च हुए। क्या लगता है आपको, क्या लगता है, आप सोचेंगे बेटे चर्चा करेंगे, हमने कुछ भी रटना नहीं है यार। स्टोर्स ओवरहेड, मैंने आपको कहा ये मटेरियल से रिलेट करता है। स्टोर्स का मतलब होता है जहां पर हम मटेरियल रखते हैं, कुछ छोटे मोटे मटेरियल भी हैं। अच्छा, जिसमें जितना ज़्यादा मटेरियल लगेगा उसमें उतने छोटे मोटे मटेरियल लगेंगे। तो आपके माइंड में क्या आता है, सच सच बताना, कि स्टोर्स ओवरहेड 400 रुपये कॉमन में इनकर हुआ 5 डिपार्टमेंट्स के लिए, जिसमें 3 प्रोडक्शन है और 2 सर्विस है। आपके हिसाब से किस रेशो में चार्ज होना चाहिए बेटे? बेटे डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस में, और डायरेक्ट मटेरियल है 3000, 2500, 2000, 1500, 1000। अब इसकी रेशो निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट 3:30:25:2:15:10, इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द रेशो, और 3:2.5:2:1.5:1 कैलकुलेशन कर लेते हैं यार। पहले लॉजिक तो क्लियर हो कि यार कौन सा खर्चा किस तरह से किस बेसिस पे डिवाइड करना है, आपके मन में वो कैसे आएंगी सारी बातें। तो आप लिखें स्टोर्स ओवरहेड का बेस मैंने लिखा डायरेक्ट मटेरियल। डिवीजन देख लेंगे यार, वो कैलकुलेशन पार्ट है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, अभी करेंगे। डायरेक्ट लेबर, अच्छा स्टोर्स ओवरहेड के बाद दूसरा आ रहा है बेटे पावर। बेटे पावर क्या होता है? हॉर्स पावर, किलोवाट पावर। इसका मतलब आप चेक करिए इन बेसिस में आपको क्या लगता है कि कौन सा बेसिस बेस्ट है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स दिए हुए हैं, भले हॉर्स पावर नहीं दिया, घोड़े की पावर नहीं दी, किलोवाट आवर तो दिए हुए हैं। इसका मतलब ये जो पावर का खर्चा है 1500 रुपये, इसको वी शुड डिवाइड इन किलोवाट आवर्स। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? तो मैं 1500 रुपये को 8:6:6:2:3 की रेशो में डिवाइड कर दूंगा। बेटे वो तो कैलकुलेटर है, आराम से हम कर सकते हैं, अभी आएंगे, अभी पहले समझने का काम कर रहे हैं ना, है ना, ठीक है जी। अगला खर्चा है, देखो जी मैंने स्टोर्स ओवरहेड्स बता दिए, पावर बता दी, नेक्स्ट खर्चा है लाइटनिंग, मतलब जनरल लाइटनिंग कितनी हुई। अच्छा, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, जितनी ज़्यादा एलईडी लाइट्स होंगी, जितने ज़्यादा पंखे होंगे, जितने ज़्यादा एयर कंडीशनर्स लगे होंगे, उतनी ज़्यादा लाइटनिंग होगी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि ये जो आपको डिफरेंट पॉइंट्स बेसिस दिए हैं, क्या लगता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पर रिलेट करती है लाइटनिंग? क्या इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स पे लगती है लाइटनिंग? क्या डायरेक्ट मटेरियल पे लगती है? क्या डायरेक्ट लेबर पे लगती है? या लाइट पॉइंट्स पे लगती है? कितनी सिंपल सी बात है यार, ये तो तीसरी क्लास के बच्चे से पूछो ना, उसको कोई जी टोटल लाइटनिंग का खर्चा इतना है, वो कहेगा लाइट के पॉइंट्स कितने कितने। तो बेटे लाइट के पॉइंट्स इतने, तो 10:15:15:5:5 की बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे आराम से नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। मैंने कहा ना मुश्किल कुछ है ही नहीं, आपके मन का वहम, बस आप एक्चुअली में एक्शंस नहीं लेते ना, जब आप एक्शंस लोगे तभी काम चलेगा, ठीक है जी। लेबर वेलफेयर, अच्छा लेबर वेलफेयर का मतलब मैंने बताया, लेबरर्स को हमने चाय पिलाई, पानी पिलाया, तंबाकू खिलाया, है ना, बीड़ी सिगरेट पिलाई, मजाक कर रहा हूँ। वेलफेयर का मतलब होता है उनके लिए कुछ करना, है ना। अच्छा, जितने लेबरर्स होंगे उसी के ऊपर होगा, जितने ज़्यादा लेबर्स होंगे मेरा वेलफेयर ज़्यादा लगेगा। सोचिए आप दिमाग में क्या आपके माइंड में आ रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दे कैन गिव यू एनी अदर न्यू टाइप ऑफ कॉस्ट, देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ टू रिलेट इट विद द बेसिस। उसका सीधा सीधा संबंध किसके साथ है? प्यार मोहब्बत। बेटे तू मेरा मैं तेरी, आपको कैलकुलेट करना है ना, आपको बताया जाएगा। कैटरीना कैफ, रणबीर के साथ नहीं मिलाना उसको बेटे,
आलिया भट्ट को रणबीर के साथ मिला देना, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। आपको क्या लगता है बेटा लेबर वेलफेयर किससे रिलेट करता होगा? मैं क्या बताऊं बेटे, आप ही बताओ। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ। भाई जितने एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे मेरा उतना वो ज्यादा चाय पिएंगे और मेरा उतना खर्चा आएगा। तो मैं लेबर वेलफेयर को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ रिलेट कर रहा हूं। मैं रुक गया हूं, एक बच्चा ना वॉशरूम गया इसलिए रुक गया, दूसरा लेट के पढ़ रहा है, तीसरे को थप्पड़ मार रहा है, कमर सीधी करके बैठो। फोर्थ एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेटे मैं क्या बताऊं, डेप्रिसिएशन के ऊपर बोलना शुरू कर दिया तो मेरे को कोई रोक ही नहीं पाएगा। बेटे डेप्रिसिएशन पे तो पीएचडी की हुई है मैंने। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मोहब्बत की रिलेशनशिप आप बताइए, यहां पर जो चीजें दी हुई हैं इसमें किसके साथ लगता है जी डेप्रिसिएशन की रिलेशनशिप है? मोहब्बतें, ढाई अक्षर प्यार के बेटे एसेट वैल्यू के साथ है। डेप्रिसिएशन का आंख मटक्का, डेप्रिसिएशन का आंख मटक्का, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव is with the asset value. More the value of the asset, more will be the depreciation. Whether I am calculating as per straight line or whether I am calculating as per written down value, it hardly matters. तो बेटे आप ये बताओ, इस यहाँ पर क्या मुझे एसेट वैल्यू लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए, एसेट की वैल्यू के साथ। अच्छा, जितना अच्छा मोबाइल आप लेते हो उसको थोड़ा सा भी ठीक करा तो उसका स्क्रीन गार्ड टूट गया, उसका कुछ बैटरी का इनसेक्ट वो जॉइंट टूट गया, बेटे उतना ज़्यादा खर्चा आप आईफोन के रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा के तो देखो, और आपकी वारंटी चली गई हो, खत्म हो गई हो, मतलब वारंटी गारंटी सब खत्म हो गई, आपको अपनी जेब से खर्च कराना पड़ेगा। एक छोटा सा पार्ट इतना महंगा आता है। अच्छा, और टूटा जो नॉर्मल मोबाइल आप लो है ना, वीवो के, एमआई के, Xiaomi के, वो बेटे रफ एंड टफ होते हैं, उसमें इतना खर्चा नहीं आता क्योंकि वो कॉस्टली नहीं होते। इसका मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी भी डायरेक्टली एसेट की वैल्यू के साथ रिलेट करती होगी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लिख लो ना एसेट वैल्यू। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत ही बढ़िया। मैं भूपेश आनंद इस समय आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि इफ यू आर गिवन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन कॉस्ट देन यू हैव टू अपॉर्शन इट on the basis of appropriate basis, and that basis can be easily calculated by your mind, logical mind. लास्ट आ गया जी, सेकंड लास्ट है जनरल ओवरहेड्स। बेटे जनरल ओवरहेड्स क्या होते हैं कि भाई अब जनरल ओवरहेड्स के लिए अलग अलग तरह के हम अज्यूम कर सकते हैं। मिसलेनियस खर्चे है ना, झाड़ू के, पोछे के, फरनैल के, साबुन के, या नैपकिन्स के, या पानी के, या वाटर ग्लासेस के, या जनरल क्लीनिनेस, कुछ भी कह दें। अब जनरल ओवरहेड्स वैसे रिलेट 2-3 बेसिस पे कर सकता है जो यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि जितने ज़्यादा एरिया होगा उतनी सफाई मुझे ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो इट कैन बी बाइफिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, एरिया और वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स पे भी रिलेट कर सकता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे जिस डिपार्टमेंट में, उसका जनरल ओवरहेड का पार्ट उतना ज़्यादा होना चाहिए। Or it can also be related with direct wages, you know. So there are different bases for dividing, for apportioning this general overheads. तो I think आपको सब पता चल रहा है। Rent and taxes, बेटे आपको पता है रेंट किस लिए देते हैं? हम जगह पे देते हैं, उस पे स्पेस के ऊपर देते हैं, और यहाँ पे स्पेस आपको दिया हुआ है एरिया ऑक्यूपाइड स्क्वायर यार्ड्स में। इसका मतलब रेंट को हम 8:6:6:2:2 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। आज का लेक्चर मैंने खाली आपको केस स्टडी करानी थी कि भाई अपॉर्शनमेंट कैसे किया जाता है, बस। ठीक है जी, आइए बेटे, ये बस सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दी। सबसे पहले मैंने इसमें जब डिस्ट्रीब्यूट करने लगा तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल इसका नहीं लिखा, इसका नहीं लिखा, इसका नहीं लिखा, डायरेक्ट लेबर PD1 की नहीं लिखी, 2 की भी नहीं लिखी, 3 की भी नहीं लिखी, क्योंकि मैं अभी ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। Direct material incurred in the production department is a direct cost. While calculating total cost, I will take into account. But here I am only doing overheads. So overheads का मतलब होता है जो indirect cost है,
यस, द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द सर्विस डिपार्टमेंट इज इनडायरेक्ट फॉर प्रोडक्शन। तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर सर्विस डिपार्टमेंट की तो ली। अच्छा जी, नेक्स्ट दिया था स्टोर्स ओवरहेड। मैंने यहाँ पे बेसिस लिखा कि मैंने उसको डायरेक्ट मटेरियल में डिवाइड किया है। बेटे अब ये कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं, मैं रुका हुआ हूँ, आपके सामने कैलकुलेटर है। मैंने वैसे अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा कि भाई टोटल ओवरहेड्स का खर्चा 400 का है, तो 120 यहाँ आने चाहिए, 100 यहाँ पे आने चाहिए, 80 यहाँ आने चाहिए, 60 यहाँ आने चाहिए, 40 यहाँ आने चाहिए, और यहाँ पर लिख दिया मैंने बेसिस, डायरेक्ट मटेरियल का बेसिस है बेटा। इसी तरह से मोटिव पावर किलोवाट पावर लिखा, लाइट पॉइंट्स लिखे, लेबर वेलफेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखा, डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू लिखा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एसेट वैल्यू लिखा, जनरल ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस लिखे, रेंट एंड टैक्सेस स्क्वायर यार्ड्स लिखे। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा मुश्किल की बात है नहीं। आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ रही है बेटे। बाकी तो डिवीजन है यार, कैलकुलेशन का पार्ट है, 3rd क्लास का बच्चा कर लेगा। मोटी मोटी बात मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश की, दैट हाउ आई डू अपोर्शनमेंट। तो मैं इस तरह से सारे खर्चों को अपोर्शन कर लूंगा। इसका मतलब मैंने यहां तक क्या किया, मैंने यहां तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैंने आई डिड प्राइमरी। व्हाट आई मीन बाय प्राइमरी, व्हेन आई डू एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट फर्स्ट टाइम। वैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी में लेक्चर 4 में बताऊंगा, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब मैंने ओवरहेड्स पहली बार प्रोडक्शन में और सर्विस में डाले, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लास्ट में क्योंकि इनके माई बाप कोई है ही नहीं, सर किसका माई बाप नहीं है बेटे, सर्विस डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का और वेयर हाउस का माता पिता नहीं है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम कोई नहीं हो यार, तुम ही तो सब कुछ हो मेरे। रिपेयर मेंटेनेंस वाला कह रहे हैं हमारा तो कोई प्रोडक्शन नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, हम जो कॉस्ट इनकर कर दी कौन लेगा। उधर से आवाज आई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 की, ए कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो बेटे सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 की जो खर्चे हैं वो किसमें बटेंगे, किसमें एब्जॉर्ब होंगे, किसमें चार्ज होंगे, किसमें डलने चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में, 2 में और 3 में। चांस की बात है कि आपको ये रेशो दी हुई है। वैसे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि रेशो निकालने के अलग अलग तरीके हैं, तो अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे। अज्यूम कर रहे हैं द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। इट मींस the amount of 4,100 I have to divide in the ratio of 4:3:3 in production department 1, in production department 2, in production department 3. Similarly, the warehouse department cost, the second service department 2 cost has given services to the production departments in the ratio of 7:6:5. So I will divide 3640 3,640 रुपए को मैं 7:6:5 की रेशो में डिवाइड कर दूंगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, 8,340 प्लस 1,640 प्लस 1,461 इन तीनों को ऐड कर दूं तो बेटे ये आ जाएगा 11,396, 11,396. Let it be rupees, let it be dollars, let it be yen, let it be anything, Similarly, if I add 6,220, ये कैसे आया। एक बच्चा कह रहा है यार आप कैसी बातें कर रहे हो, पहले आप इन सबको ऐड करो ना, इनको ऐड करो ना, इन सभी को ऐड करोगे ना, इनको ऐड करो ना, इनको ऐड करो, जो आपने बाइफरकेट कर दी। ये जब आप ऐड करोगे, तो 8,340 आएगा। करके देखो आप, मतलब रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे को डिवाइड करने से पहले, प्रोडक्शन में चार्ज करने से पहले, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का अपना खर्चा है 8,340, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का अपना खर्चा है 6,220, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 का अपना ओवरहेड्स है जो हमने एलोकेट और अपोर्शन किया 5,100। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट खुद कुछ तो बनाता नहीं, तो उसका खर्चा भी हम इसी के पल्ले डाल देंगे, इसी के जिम में डाल देंगे।
चांस की बात है, वो रेशियो दी हुई है 4:3:3 एंड 7:6:5, तो वो मैंने डिवाइड कर दिया और इस तरह से आ गया। ये बेटे मेरे पास टोटल खर्चे आ गए प्राइमरी डिपार्टमेंट के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 के। अब जो मुझे करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बताना है कि हम इस खर्चे को एब्जॉर्ब कर देंगे, खींच के नीचे ले आएंगे, एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लेंगे, वो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। आई थिंक आपको लॉजिकली अपॉर्शनमेंट में बेसिस कैसे करते हैं, एलोकेट कैसे करते हैं, ये लॉजिक तो क्लियर हो गया बेटे। लेक्चर 4 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली।